हम आगे की तरफ यहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज बायोडाइवर्सिटी लॉस को समझाऊंगा बेटा। चलिए हम बायोडाइवर्सिटी लॉस को समझते हैं। तो यहाँ ये रहा बायोडाइवर्सिटी लॉस। अरे जब बायोडाइवर्सिटी लॉस की बातें होंगी तो एक्सटिंक्शन आएगा, और एक्सटिंक्शन तीन प्रकार का होता है, नेचुरल, मास और एंथ्रोपोजेनिक। कुछ स्पीसीज आ रही है तो टाइम के साथ कुछ स्पीसीज जा भी रही है, इस तरह से स्पीसीज का जाना नेचुरल एक्सटिंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर स्पीसीज किसी कैटास्ट्रॉफ की वजह से जाती है, जिसे कि हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, अगर उसकी वजह से किसी एरिया से बल्क जा रहा है तो उसको हम यहां पर मास एक्सटिंक्शन के नाम से पुकारेंगे। लेकिन आज जो ह्यूमन कर रहा है उसे हम एंथ्रोपोजेनिक के नाम से पुकारते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन इस प्रकार का एक्सटिंक्शन है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है। आपको जब एवोल्यूशन पढ़ाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि पहले 5 बड़े एक्सटिंक्शन के एपिसोड हो चुके हैं और अब जो चल रहा है वो 6th एपिसोड है, और ये पहले वाले 5 के कंपैरिजन में 100 से 1000 टाइम ज्यादा हो रहा है। आखिर ह्यूमन ऐसा क्या कर रहा है, इसके बारे में तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज आप बच्चों को यहां पर कुछ प्रूफ दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस किस प्रकार से चल रहा है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए सबसे पहले आज हम आपको लिए चलते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पर। और ये ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पर पहले ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन ह्यूमन यहाँ भी पहुँच गया और यहाँ जाकर उसने अपनी कॉलोनीज डेवलप कर ली। और जब ह्यूमन की कॉलोनीज डेवलप हो जाएगी तो यहाँ पर देखते ही देखते वहाँ रहने वाली नेटिव बर्ड एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गई। और बेटा यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ना तो ढंग से फीड कर पा रहे हैं, ना ढंग से ब्रीड कर पा रहे हैं, और देखते ही देखते वो एक्सटिंक्ट होते चले गए और 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज वहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गई। 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट। बच्चे मैंने ये नेटिव के लिए कहा है, ये नेटिव के एक्सटिंक्शन की बात कही है मैंने वहां पर आपको। ये अभी अर्थ से एक्सटिंक्शन की बातें मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, ये नेटिव बर्ड के एक्सटिंक्शन की बातें कर रहा हूं। ये नेटिव बर्ड एक्सटिंक्शन हुई है, लेकिन वहां से अगर चली गई तो अर्थ से जाने का भी इनका खतरा आ चुका है। और अगर हम इनको देखते हैं तो यहां पर आईयूसीएन 2004 के डेटा अगर हम देखते हैं तो आप जानते हैं आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम इसके 2004 के डेटा देखते हैं तो पिछले 500 सालों में, लास्ट 500 ईयर्स, हमने बेटा यहाँ पर 784 स्पीसीज को खो दिया है। 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये इतनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसमें से याद रखेंगे आप, जो 784 एक्सटिंक्शन हुआ है उसमें 338 वर्टिब्रेट्स चले गए। इनके अंदर बच्चों यहां पर आपको मैं बताऊं 359 इनवर्टिब्रेट्स भी अब नहीं रहे। 359 इनवर्टिब्रेट्स भी चले गए। 87 प्लांट स्पीसीज भी अब नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर एक्सटिंक्शन हो रहा है। यहां याद रखिएगा आप, इस लेवल पर एक्सटिंक्शन चलता जा रहा है। और यहां पर बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप रिसेंट एक्सटिंक्शन की बातें करते हैं तो रिसेंट एक्सटिंक्शन की अगर हम चर्चा करते हैं तो रिसेंट एक्सटिंक्शन में डोडो जो कि बर्ड थी मॉरिशियस से, क्वेगा ये अफ्रीकन जेब्रा है बेटा, यहां थाइलिसीन, क्वेगा थाइलिसीन, स्टीलर सी काउ, ये रशिया से एक्वेटिक मैमल है, स्टीलर सी काउ। साथ के साथ यहां पर बाली, जावा एंड कैस्पियन, ये तीनों सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है। ये अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। डोडो बर्ड है जो मॉरिशियस से है, क्वेगा अफ्रीकन जेब्रा है, यहाँ पर थाइलिसीन जो ऑस्ट्रेलियन फॉक्स टाइगर है, थी तो फॉक्स की जैसी लेकिन टाइगर थी तो फॉक्सी लेकिन टाइगर जैसी लाइनिंग हुआ करती थी, तो ये फॉक्स टाइगर, स्टीलर सिकाउ रशिया से एक्वेटिक मैमल, बाली जावा कैस्पियन जो सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है बेटा, जो यहाँ पर अब हमारे बीच नहीं है। आज की तारीख में अगर देखा जाए, तो प्रेजेंटली हम देख सकते हैं कि 12% तो बर्ड है, 23% मैमल है, 32% एम्फीबिया है, 31% जिम्नोस्पर्म है। अरे ये अब थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में चल रहे हैं, इनको अब खतरा आ चुका है, ये खतरे के निशान पर हैं, संकट में आ चुके हैं। थ्रेट का मतलब संकट ही है बेटा, तो ये थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में चल रहे हैं और कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। यहां एक बात और मैं आप बच्चों को साथ में क्लियर कर देता हूं कि अगर हम थ्रेटन्ड स्पीसीज की कैटेगरीज को बनाते हैं तो थ्रेटन्ड स्पीसीज की
कैटेगरीज, हम बेसिक 3 कैटेगरीज यहां पर बनाएंगे। थ्रेटन्ड स्पीसीज की बेसिक 3 कैटेगरी हम यहां पर बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद में आता है एंडेंजर्ड, और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे वल्नरेबल। बच्चों याद रखें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो है जिसका अभी अभी फ्यूचर खतरे में आ चुका है, इमीडिएट फ्यूचर में ही खतरा है, उसे आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड के नाम से पुकारते हैं। जिसका आने वाला फ्यूचर, नियर फ्यूचर खतरे में होगा, नियर फ्यूचर पर डेंजर होगा, उसे आप यहां पर एंडेंजर्ड कहते हैं। अरे जिसके नंबर अभी ज्यादा हैं, नंबर अभी ज्यादा हैं, लेकिन उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसे आप यहां पर वल्नरेबल के नाम से पुकारेंगे। एक सिंपल एग्जांपल से ये तीनों बातें मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर मान लीजिए बेटा हमारे पास एक स्पीसीज है एक्स, मान लीजिए कोई एक स्पीसीज एक्स है जिसके 50,000 इंडिविजुअल आपने पहले देखे थे, लेकिन देखते ही देखते ये यहां 20,000 रह गए, देखते ही देखते 2,000 रह गए, अरे 200 ही रह गए। 200 ही अगर रह गए तो आप कह दीजिए कि ये 200 ही है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुका है, ये जाने ही वाला है। अगर यहां पर 2,000 है तो एंडेंजर्ड और 20,000 है तो वल्नरेबल, लेकिन 50 से 20 पे आया है, इसका मतलब खतरा तो उसके ऊपर भी है। समझ जाइए, यहां पर इस तरह से आप इन तीनों कैटेगरीज को बहुत आराम से समझ सकते हैं बेटा। यहां पर याद रखेंगे, अगर मैंने आपसे कहा कि वो 50 से 20 पे आया, इसका मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो चल ही रहा है, 200 जाने ही वाला है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 2,000 एंडेंजर्ड। इस तरह से आपको ये यहां पर तीनों कैटेगरीज, मैंने जो बेसिक कैटेगरीज है वो आपको समझा दी है बेटा। यहां IUCN थ्रेटन्ड प्लांट और एनिमल को जिस बुक में मेंशन करती है उसको आप रेड डेटा बुक के नाम से पुकारते हैं। रेड डेटा बुक IUCN थ्रेटन्ड प्लांट और एनिमल को जहां पर मेंशन करती है उसको ये रेड डेटा बुक कहा जाता है बेटा, ये इस नाम से उसको पुकारा जाएगा। चलिए, तो फिर यहाँ लॉस तो बहुत हो ही रहा है, लेकिन अब लॉस के कारण क्या है? आप सब जानते हैं कि लॉस का सबसे बड़ा कारण ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन ऐसा कर क्या रहा है? और बच्चों आज इस बारे में भी हम समझ लेते हैं, और इसके लिए आपको यहाँ पर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस की चर्चा करनी होगी। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, और जब हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करेंगे तो इसके बेसिक 4 कारण हैं जो सबसे बड़े लॉस के कारण हैं, और उन्हें आप एविल क्वार्टेट के नाम से पुकारते हैं बेटा, एविल क्वार्टेट कहते हैं। बेसिक 4 कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण आता है और वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अरे आज जिस रफ्तार से फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, लगातार वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट कम से कम होता जा रहा है बेटा। 14% लैंड एरिया पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आज होना चाहिए था, लेकिन 6% एरिया पे ही बचा है, आधे से कम हो गया। और इस तरह से जब लगातार फॉरेस्ट कम होते चले जाएंगे तो समझ जाइए बायोडाइवर्सिटी के लिए जो हैबिटेट है, वाइल्ड लाइफ के लिए जो हैबिटेट है, वो कम से कम होता चला जा रहा है। और जब हैबिटेट कम से कम होते चले जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि उनके रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ रहेंगे बेचारे, मर रहे हैं। फॉरेस्ट के कट होने का एक बड़ा कारण ज़ूम कल्टीवेशन है। अरे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट के बड़े एरिया को काट देते हैं और बचे हुए स्टम्स को जला देते हैं, तभी तो इसको स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ के नाम से भी पुकारा जाता है। और जब बड़े से एरिया को जला दिया जाता है तो पीछे जो राख बनती है उस पर कल्टीवेशन किया जाता है, राख पर कल्टीवेशन हो रहा है। आप जानते हैं राख को जूम कहते हैं बेटा, और इस तरह के कल्टीवेशन को जूम कल्टीवेशन कहा जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है हमारी कि शुरुआत में तो राख मिनरल का काम करती है तो यील्ड अच्छी आती है, लेकिन धीरे धीरे यील्ड में कमी आती चली जाती है, और यील्ड कम हो जाए तो आगे काट लो। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी पुकारते हैं, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखें, हैबिटेट लॉस का एक बड़ा कारण यही बन रहा है, क्योंकि जो फॉरेस्ट पीछे की तरफ खाली छोड़ दिया गया है उसमें दोबारा जो खाली बिल्कुल बंजर छोड़ दिया गया, काट के छोड़ दिया गया, उसको दोबारा एक फॉरेस्ट बनने में आप सब समझ सकते हैं कि 100 से 200 साल लगेंगे। अरे इतने टाइम तक वहाँ की डाइवर्सिटी कहाँ जाएगी बेचारे, सब मर रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं। बच्चों यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की बात अगर मैं आपसे करूं तो आपसे कहूंगा कि बड़े बड़े फॉरेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये रहा एक बड़ा सा फॉरेस्ट, ह्यूमन ने अपनी नीड के लिए बीच में से एक हाईवे निकाल दिया, हो गए ना 2 टुकड़े। अरे यहाँ पर हाईवे निकाला, जो निकाला एक रेलवे ट्रैक डाल दिया, हो गए ना 4 टुकड़े। और पता लगा ऑयल बहुत है तो रिफाइनरी खोल दी। ह्यूमन लगातार इन्वॉल्व होता ही जा रहा है और लगातार इस तरह से इन्वॉल्व होता ही जाएगा, तो उस केस पे वहाँ रहने वालों का नेचुरल लाइफ बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा है, ना वो फीड कर पा रहे, ना ब्रीड कर पा रहे, और इस तरह से अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया तो बेचारे लगातार मरते जा रहे हैं। बच्चों ध्यान देंगे आप
यहाँ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ पर, और माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ पर जो इंपैक्ट आया है उससे यहाँ चलो जो उड़ के जाता है वो तो चला जाएगा, लेकिन जो यहाँ से चल के जा रहा है वो कैसे जाए, क्योंकि कभी हाईवे पे ट्रक होता है तो कभी ट्रैक पे ट्रेन नहीं निकल पा रहा और लगातार वहीं पर मरता जा रहा है। तो बड़े बड़े फॉरेस्ट को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, यही बेटा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। दूसरा कारण आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन की नीड जब ग्रीड बनती है तो फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। आवश्यकताएं जब लालच बन जाती है तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, और इसी का नतीजा है कि आज स्टीलर से काऊ और पैसेंजर पिजन हमारे बीच नहीं रहे, चले गए। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन का ही नतीजा होगा। तीसरा यहां पर हम कह देंगे एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन भी जब बाहर से आने वाली स्पीसीज घातक होती है, खतरनाक होती है, तो वहाँ की नेटिव स्पीसीज को मरना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर नाइल पर्च का एग्जांपल लेंगे जो ईस्ट अफ्रीकन विक्टोरिया लेक में हुआ। ईस्ट अफ्रीकन विक्टोरिया लेक में सिचलिड नाम की छोटी छोटी मछलियां रहती थी, लगातार उनका नंबर बढ़ता जा रहा था, तो हमने सोचा कि इनको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रेडेटर लाके छोड़ते हैं, तो हमने बड़ी मछली नाइल पर्च को लाके छोड़ा। लेकिन क्या पता था कि ये प्रीडेटर उसी को इतना खाएगा, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि प्रीडेटर प्रूडेंट तब तक ही होता है जब तक उसके पास ऑप्शन ज्यादा हो, और जब ऑप्शन ही एक है तो फिर उसने उसी को खाया, और इतना खाया कि उसको वहां से खत्म ही कर दिया। तो नाइल पर्च एक वो स्पीसीज है जो बाहर से आई और उसने आकर वहां की जो नेटिव स्पीसीज थी सिचलिड उसको खत्म कर दिया। ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से अपने इंडिया में अगर हम देखते हैं तो अपने इंडिया में भी बेटा पार्थेनियम ग्रास, लैंटाना और आइकोनिया ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं और इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और ये तीनों एक्सोटिक है, जो बाहर से आते हैं उनको एक्सोटिक कहते हैं, और जो नेटिव होते हैं उनको इंडिजिनस कहते हैं। तो ये तीनों एक्सोटिक वीड है और इन्होंने आकर भारी नुकसान पहुंचाया है। वैसे आप जानते हैं कि एक्सोटिक को जानबूझ के भी लाया जाता है और अनजाने में भी आता है। जानबूझ के लाया गया आइकोनिया को क्योंकि इसके फ्लावर का कलर अच्छा था, और जब फ्लावर अच्छे कलर के थे तो हमने सोचा कि हमारी वाटर बॉडीज में लगा रहेगा तो वो भी सुंदर दिखेगी। लेकिन क्या पता था कि इंडिया का एनवायरमेंट इसे इतना भा जाएगा, स्पेशली बंगाल का एनवायरमेंट, और बंगाल के एनवायरमेंट में इसकी भारी ग्रोथ हुई और इसने वहां पर भयंकर ग्रोथ करते हुए वाटर बॉडीज को ब्लॉक कर दिया। अरे इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये जानबूझ के लाई गई थी, लेकिन पार्थेनियम ग्रास और लेंटाना को अनजाने में लाया गया और इन्होंने ये अनजाने में पहुंची है, लेकिन ये भी खतरनाक वीड बनी है और इन्होंने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बच्चों यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दूं, और वो है अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गेरिपाइनस। क्लेरियास गेरिपाइनस नाम की जो अफ्रीकन कैटफिश है वो भी बहुत डेंजरस रही, इलीगल इंट्रोड्यूस कर दी गई एक्वाकल्चर में, और जब हमारी इंडियन कैटफिश के साथ रहेगी तो वो सुपीरियर है और ये इंफीरियर है, क्योंकि हमारी इंडियन कैटफिश की साइज छोटी होती है और उसकी साइज बड़ी होती है। तो जब दोनों साथ में रहे, दोनों ने साथ में खाया, और अगर ऐसा किया तो उस केस में दोनों ने जब साथ में खाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि दोनों रिसोर्स यूज करेंगे तो रिसोर्स कम पड़ेंगे, और इससे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी वजह से हमारी इंडियन कैटफिश को भारी नुकसान हुआ। तो मैं यहाँ पर एलियन स्पीसीज इन्वेजन के एग्जांपल में एक बार फिर कह देता हूँ, नाइल पर्च ने आके सिसलिड को खत्म कर दिया, पार्थेनियम, लेंटाना और आइकोनिया खतरनाक वीड्स है, और साथ के साथ में मैं आपसे कहूंगा अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गेरिपाइनस, जिसने भी आकर नुकसान पहुंचाया है। लास्ट आता है और वो है बेटा यहाँ पर को एक्सटिंक्शन। ये वही होता है जहां पर आप कह दीजिए म्यूचुअलिज्म है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है, तू नहीं तो मैं नहीं। ये वहां होगा जहां प्लांट और पॉलिनेटर का रिलेशन है कि प्लांट नहीं तो पॉलिनेटर नहीं, और पॉलिनेटर नहीं तो प्लांट नहीं, उसी जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर को एक्सटिंक्शन भी आ रहा है। आप चाहो तो इसको वहां भी कह सकते हो जहां पर होस्ट और पैरासाइट का स्पेसिफिक रिलेशन है, जहां पर आपको कहना पड़ेगा कि होस्ट नहीं तो पैरासाइट नहीं, लेकिन इसको उल्टा मत बोलना बेटा, ऐसा मत कहना कि पैरासाइट नहीं तो होस्ट नहीं, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये 4 कारण हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण अगर आपसे कोई पूछता है तो वो है यहाँ पर जो मेजर कारण बन रहा है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये सबसे बड़ा कारण होगा, सबसे मेजर कारण यहाँ पर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। चलिए अब इसको हम आप और हम मिलकर इसको बचाते हैं, और इसको अगर हम बचाएं तो यहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 2 तरह से किया जाता है बेटा। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन 2 तरह से किया जाता है, एक तो इन सीटू कंजर्वेशन और एक आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू जो स्पीसीज जहां की है उसको उसी के एरिया में प्रोटेक्शन दे देना इन सीटू कहलाता है, उसी के एरिया में उसको बचा लेना इन सीटू कहलाता है। यहां पर यही वजह है कि इसको ऑन साइट कंजर्वेशन के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन उसको हटाकर किसी सेफ साइट पर ले जाना एक्स सीटू है, इसलिए इसको ऑफ साइट भी कहा जाता है। अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सीटू एक्स सीटू में क्या अच्छा, तो आपका आंसर होगा इन सीटू अच्छा है, क्योंकि उसका नॉर्मल एनवायरमेंट जहां वो रहती है, जो नेचुरल एनवायरमेंट है उस स्पीसीज का सबसे फेवरेबल एनवायरमेंट होगा, वहां उसे सबसे अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो फिर उसके लिए एक्स सीटू ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसे वहां से हटाना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छा होगा। तो यहां पर बेटा ऑन साइट और ऑफ साइट कंजर्वेशन है। सबसे पहले अगर मैं इन सीटू कंजर्वेशन मेथड पे आपका ध्यान ले जाऊं तो पहली मेथड आती है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मेथड, ये आप ध्यान दीजिए। क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? अरे हमने नॉर्मन मेयर के इस कंसेप्ट को अगर हम देखते हैं तो हमने हमारी अर्थ पे ऐसे एरिया को सेलेक्ट किया है,
ऐसे एरिया को मार्क किया है जिस एरिया में 3 क्वालिटी होती है। प्रत्येक एरिया में, हर एरिया में 3 क्वालिटी होना चाहिए। जैसे पहला बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, दूसरा एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा और तीसरा हैबिटेट लॉस ज्यादा। जिन एरिया के पास ये 3 बातें हैं, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, वहां पर एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा, हैबिटेट लॉस ज्यादा, जिन एरिया के पास ये 3 क्वालिटी है, हमने उन एरिया को सेलेक्ट कर लिया, उन एरिया को लेबल कर लिया, उन एरिया को मार्क कर लिया और उन्हीं एरिया को हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से पुकारा है। जिन एरिया के पास में 3 क्वालिटी होती है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पहली क्वालिटी क्या बताई आपने? बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, दूसरा हमने कहा हैबिटेट लॉस ज्यादा, एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा। मतलब कह दीजिए यहां पर हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस हुआ करती है, यहां हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म है बेटा, यहां हाई डिग्री ऑफ थ्रेट भी है, एंड डिग्री ऑफ थ्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैबिटेट लॉस। जहां हैबिटेट लॉस ज्यादा है वहां डिग्री ऑफ थ्रेट ज्यादा है, तो हाई डिग्री ऑफ थ्रेट यहां पर है। यहां याद रखेंगे आप, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक तरह के मेगा डाइवर्सिटी जोन होते हैं, इनको आप कह सकते हो ये एक तरह के मेगा डाइवर्सिटी जोन है बेटा। अगर आपसे कभी ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जाए तो बिल्कुल करेक्ट होगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया आर एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस एरिया, तो बिल्कुल सही माना जाएगा क्योंकि हैबिटेट लॉस देख के ही तो हमने हॉटस्पॉट बनाया है। इनका अगर हम देखें तो पहले 25, बाद में 9, आज 34 हॉटस्पॉट हमारे पास है। बट ये 25 टेरेस्ट्रियल है और 9 एक्वेटिक है, और जिनका टोटल एरिया अगर आपको मैं बताऊं तो इनका एरिया लेस देन 2% है। हमने कम एरिया को प्रोटेक्शन देकर ज्यादा स्पीसीज को बचा लिया है, क्योंकि हमने ऐसे एरिया को प्रोटेक्शन दिया है जहां हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती है, तो कम एरिया के प्रोटेक्शन से हमने ज्यादा स्पीसीज को बचाया है। यहां पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हमारे इंडिया में भी 3 हॉटस्पॉट है, हमारे इंडिया में भी 3 हॉटस्पॉट है, और जो इंडिया के 3 हॉटस्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला वेस्टर्न घाट श्रीलंका, ये राम सेतु एरिया है, श्रीलंका से जुड़े हुए एरिया है। दूसरा यहां पर आता है इंडो बर्मा, ये भी बॉर्डर एरिया है। और तीसरा ईस्टर्न हिमालय, ये हो गया बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इसके अलावा हमने बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया है, इसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व हम कह सकते हैं कि जहां पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों को प्रोटेक्शन मिल रहा है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। जहां बायोटिक के प्रोटेक्शन पे ध्यान है वो नेशनल पार्क है, और जहां एनिमल पे ज्यादा फोकस है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। ऐसा भी कह देते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो स्टेट लेवल पे बनता है वो नेशनल पार्क है, और जो नेशनल लेवल पे बनता है बायोस्फीयर रिजर्व है। बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व का आना MAB कंसेप्ट पे हुआ था। MAB का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर। मतलब ऐसा कहा गया कि हमें लोकल कम्युनिटीज को साथ लेना पड़ेगा, बिना लोकल कम्युनिटीज को साथ लिए प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। तो यहां इसी सोच के साथ बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये देख सकते हैं आप, बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे बाहर वाला एरिया जहां हम ट्रांजिशन जोन के नाम से पुकारेंगे, इस एरिया में आपको वहां के लोकल जो लोग हैं उनके हाउसेज आपको दिख रहे हैं, ये ट्रांजिशन जोन कहलाता है। यहां पर इसके बाद में ये बफर जोन आता है, और उसके बाद में ये कोर जोन यहां पर आ रहा है। जो ट्रांजिशन जोन है उसमें मूवमेंट अलाउ है, घूम फिर सकते हैं। बफर जोन में बाई परमिशन मूवमेंट होती है, और कोर जोन में मूवमेंट अलाउ नहीं है। कोर जोन हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं है। आज हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व है जो रिसेंटली 18 हो चुके हैं। हमारे पास 90 नेशनल पार्क है, ये इंडिया की बातें मैं कर रहा हूं, जो रिसेंटली 120 से ज़्यादा है। हमारे पास 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मोर देन 500 है अब रिसेंटली। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे कि ये 12th NCERT का डेटा है जो मैंने यहाँ पर 390 और 448 लिखा है। इसके अलावा हमने सैक्रेड ग्रूव्स भी बनाए हैं जो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर ही आते हैं। इनको पवित्र उपवन कहा जाता है। मतलब ये ऐसे एरिया है जहां से लोगों के कुछ इमोशन जुड़े हैं, कुछ फीलिंग्स जुड़ी है। जैसे आपने 1731 अमृता देवी बिश्नोई की बात सुनी होगी। अमृता देवी बिश्नोई
जैसे कहा कि जोधपुर के किंग ने कहा था कि भाई नया महल बनवाना है, जाओ सैनिक को लकड़ियां काट के लाओ। सैनिक पहुंच गए, फॉरेस्ट काट रहे थे, लेकिन उस टाइम पर जो आसपास के विलेज वाले हुआ करते थे उनका उन फॉरेस्ट से बड़ा लगा हुआ करता था, क्योंकि उनके रोजगार के साधन भी फॉरेस्ट से ही चला करते थे। जब फॉरेस्ट ही कट हो जाएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, यही सोचकर पास के विलेज में रहने वाली बहुत ब्रेव लेडी जिनका नाम अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 डॉटर 100 ऑफ विलेजर के साथ में वहां जाती हैं, मना करती हैं, लेकिन नहीं माने तो सबने ट्रीज को हग कर लिया। बच्चे ये चिपको मूवमेंट नहीं है, यहाँ से प्रेरणा लेकर 1974 टिहरी गढ़वाल, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट की लीडरशिप में हुआ मूवमेंट चिपको मूवमेंट था। इसे आप चिपको मूवमेंट नहीं कहते हैं। यहाँ पर इससे प्रेरणा लेकर इन्होंने जो 1974 में हुआ वो चिपको मूवमेंट, लेकिन यहाँ पर सबने ट्रीज को हक कर लिया और कहा कि अगर ट्रीज को काटते हो तो हमें भी साथ में काट दो। बात वापस किंग तक पहुंची, उधर से आदेश आया कि जो भी बीच में आता है उसे साथ में काट दो। यही हुआ, अमृता देवी बिश्नोई, हंड्रेड्स ऑफ विलेजर, 3 डॉटर मारे गए। और अगर ऐसा है तो आज वो एरिया बिश्नोई कम्युनिटी के लिए हाईली इमोशन से जुड़ चुका है और इस एरिया को आप आज सेक्रेड गुरु के नाम से पुकारते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है कि जहां मारकाट हुई है वही सेक्रेड गुरु होगा। अरे पुराने मंदिर के पास का एरिया या कोई भी ऐसा एरिया जहां से लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं उसको आप सेक्रेड गुरु एरिया के नाम से पुकारते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल सेक्रेड गुरु को अगर मैं आपको दूं तो अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, यहां पर बचे वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहां काशी एंड जेंटिया हिल्स ऑफ मेघालय। और आपको ये भी कहना है चंदा, बस्तर, सरगुजा, ये एमपी और छत्तीसगढ़ के एरिया हैं। तो ये सब सेक्रेड गुरु। अब आते हैं ex-situ कंजर्वेशन मेथड, और ex-situ कंजर्वेशन मेथड को अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान रहे, अगर हमें एनिमल को बचाना है तो उसको जूलॉजिकल पार्क में लेके आएंगे, अगर हमें प्लांट को बचाना है तो बॉटनिकल गार्डन होगा, अगर यहां पर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी हम बना देते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। सफारी पार्क उन पार्क को कहा जाता है जहां सफारी ट्रैक होते हैं, जहां खुली जीप में बैठकर आप वाइल्ड लाइफ का आनंद लीजिए। क्रायो प्रिजर्वेशन भी इसकी मेथड में आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन भी यहां पर हो रहा है, मतलब -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में गैमेट्स को प्रिजर्व करना। यहाँ पर बेटा याद रखेंगे आप, टिश्यू कल्चर मेथड भी यूज की जाती है, लैब के अंदर हम माइक्रो प्रोपेगेट करते हैं, और सीड बैंक भी आते हैं। तो ये 6 मेथड यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर और सीड बैंक, ये ex-situ कंजर्वेशन मेथड का तरीका है। और इन सीटू मेथड के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेड गुरु आता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की मेथड्स भी आज मैंने आपको बता दी है। और बायोम के बारे में आप सब जानते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि बायोम लार्ज इकोसिस्टम है, और लार्ज इकोसिस्टम अगर है तो यहां भी बायोटिक और एबायोटिक है। बायोटिक के अंदर आप सब जानते हैं कि प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स यहां पर आते हैं। एबायोटिक में वैसे तो लाइट भी है, टेम्परेचर भी है, सॉइल भी है, वाटर भी है, एयर भी है, लेकिन अमंग ऑल एबायोटिक फैक्टर कौन से 2 एबायोटिक फैक्टर है जो बायोम का टाइप डिटरमाइन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपका सीधा आंसर टेम्परेचर और रेनफॉल होगा। तो यहां पर एबायोटिक फैक्टर के अंदर टेम्परेचर और रेनफॉल यहां पर आएगा, और इसी रेनफॉल के साथ अगर हम स्नोफॉल को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इन दोनों को मिलाकर इसे हम प्रेसिपिटेशन के नाम से पुकारेंगे। बेटा प्रेसिपिटेशन कहा जाएगा। क्या आप जानते हैं कि टेम्परेचर और रेनफॉल की रेंज बदल जाने से प्लांट का टाइप बदल जाता है, और प्लांट का टाइप बदल जाने से क्या इकोसिस्टम, पहले बोले बायोटिक बदल जाता है, और बायोटिक बदल जाने से इकोसिस्टम बदल जाता है, और इकोसिस्टम बदलना अगर लार्ज एरिया में होता है तो बायोम बदल जाता है। समझ जाइए, टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायोम के टाइप के लिए। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूंगा कि टेम्परेचर और रेनफॉल की रेंज बदलेगी मतलब कि प्रेसिपिटेशन की रेंज बदलेगी तो प्लांट का टाइप बदलेगा, प्लांट का टाइप बदलेगा तो बायोटिक बदलेगा, बायोटिक बदलेगा तो इकोसिस्टम बदलेगा, और इकोसिस्टम बदलेगा तो बायोम बदल जाएगा। तो किस तरह से टेम्परेचर और रेनफॉल के बदलने से बायोम बदल जाता है, ये एक सीक्वेंस मैंने आपको समझा दी है। बच्चों आप जानते हैं ना, टेम्परेचर और रेनफॉल का बदलना लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के साथ होता है। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बदलने से टेम्परेचर बदलता है तो बायोम का टाइप भी बदलता है। कैसे, आओ हम समझते हैं कि कौन कौन से बायोम यहां पर आ रहे हैं। ये रहा, यहां पर हम देख सकते हैं हमारी अर्थ का डायग्राम, और इसमें बच्चों ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर। ये देखिए इक्वेटर एरिया कहां होगा, इसका डिसीजन इस बात से किया जाएगा कि कहां डायरेक्ट सनलाइट गिर रही है। अरे जहां डायरेक्ट सनलाइट होगी उसे इक्वेटर के नाम से पुकारेंगे। ये रहा यहां पर नॉर्थ, ये रहा यहां पर साउथ। यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि इक्वेटर से जब मैं पोल की तरफ जाता हूं तो लैटिट्यूड बढ़ता है, इक्वेटर से जब मैं पोल की तरफ जाऊंगा तो लैटिट्यूड बढ़ेगा, और लैटिट्यूड के बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होगा, यहां रेनफॉल भी कम होगी, यहां डाइवर्सिटी भी कम होगी, यहां पर आप जानते हैं कि साथ के साथ में यहां पर प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। लैटिट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर में कमी, रेनफॉल में कमी, डाइवर्सिटी में कमी और प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। और यहां आपको ये पहले भी मैंने समझा दिया है कि हमारी अर्थ को नॉर्थ और साउथ में हमने 4 एरिया में डिवाइड कर रखा है, वही इस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है कि टेम्परेचर की रेंज में कमी आती जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि 0 से 20 डिग्री पर आप जाते हैं तो इस एरिया को आप ट्रॉपिकल एरिया के नाम से पुकारते हैं। अगर 20 से 40 डिग्री पे आप जाते हैं तो इसे बेटा आप सब ट्रॉपिकल के नाम से पुकारते हैं।
सब ट्रॉपिकल एरिया के नाम से पुकारते हैं। 40 से 60 पे आप जाते हैं तो इसे आप टेम्परेट एरिया के नाम से पुकारते हैं। ये टेम्परेट एरिया होता है। और एक्सट्रीम नॉर्थ में अगर आप होते हैं तो इसे आर्कटिक कहा जाता है, और एक्सट्रीम साउथ में अगर आप जाते हैं तो इसे एंटार्कटिक कहा जाता है। मैं आज आपको नॉर्थ साइड के बायोम की ही चर्चा कर रहा हूं। आज मैं आपसे टेरेस्ट्रियल बायोम की ही चर्चा कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्वाटिक बायोम नहीं होते, होते हैं, ओशन बायोम है। मैं आपको नॉर्थ साइड के ही बायोम की चर्चा करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ में बायोम नहीं होते हैं, लेकिन हम नॉर्थ साइड पर हैं, क्योंकि नॉर्थ साइड के बायोम को समझेंगे तो साउथ के बायोम का डिस्क्रिप्शन अपने आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ये डिग्री मतलब ये डिस्टेंस एंगल में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये किलोमीटर्स में नहीं, ये एंगुलर डिस्टेंस है बेटा यहाँ पर। और इस एंगुलर डिस्टेंस के बारे में अगर हम कहते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ एंगल अगर 1 डिग्री है तो 111 किलोमीटर के अराउंड हो जाता है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 111 किलोमीटर के अराउंड होता है बेटा। यहाँ पर एक बात और सुन लेंगे कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती ही है, और एक्सिस पे घूमने के साथ साथ ये यहाँ पर टिल्ट भी होती है, टिल्ट भी होती है। अगर ये टिल्टिंग ऐसे हो जाती है तो नॉर्थ में गर्मी, देखो सन इधर है, अगर ये टिल्टिंग ऐसे हो जाती है तो नॉर्थ में गर्मी और साउथ में सर्दी है, और अगर ये टिल्टिंग ऐसे हो जाती है तो साउथ में गर्मी और नॉर्थ में सर्दी आ जाती है। लेकिन बच्चों याद रख लेना, चाहे ऐसे चाहे ऐसे ट्रॉपिकल एरिया पे बराबर लाइट गिरती है। ट्रॉपिकल एरिया में सीजनल चेंज नहीं आते हैं। ट्रॉपिकल एरिया के अंदर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता है, एक जैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। वहां पर इस तरह के चेंज आपको नहीं मिलेंगे। 0 से 20 डिग्री में ट्रॉपिकल एरिया है, और ट्रॉपिकल एरिया में मिलने वाले फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करते हैं। यहां पर मिलने वाले फॉरेस्ट का नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलने वाली वेजिटेशन अगर आप देखते हैं तो यहां पर होपिया, डिप्टेरोकार्पस, ये नाम मैंने पहले भी आप बच्चों को बताया है, होपिया, डिप्टेरोकार्पस यहां पर मिलता है। और साथ के साथ यहां पर होने वाली बरसात अगर आप देखते हैं तो 200 से 450 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहां पर हो रही है पर ईयर। सेंटीमीटर इसका मतलब कि रेनफॉल का मेजरमेंट रेन गेज से किया जाता है। रेन गेज यहां पर इस तरह का एक बीकर के जैसा होता है, और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये देखिए आप ऐसे 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 देखिए, यहाँ वही मिलीमीटर सेंटीमीटर लगे होते हैं। आज की बरसात में कितना भर गया, उतनी मिलीमीटर, उतनी सेंटीमीटर, उतनी इंच रेनफॉल हो गई है पर डे का नोट करते हैं। और इस तरह से एक साल का एवरेज हम देख पा रहे हैं कि कितना यहाँ पर आ रहा है, उतनी रेनफॉल यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल है, 200 से 450 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है। और हाँ, 2 से 3 ड्राई मंथ भी बेटा यहाँ पर आते हैं। ड्राई मंथ का मतलब ये नहीं है कि सूखा पड़ गया, अरे ड्राई मंथ का मीनिंग है कि यहाँ पर थोड़ी एवरेज से कम रेनफॉल हो रही है। बच्चों यहीं पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि लियानास भी तो मिलता है ना यहाँ पर, एपीफाइट भी तो मिलता है ना यहाँ पर, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एपीफाइट भी तो मिलता है ना यहाँ पर, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए थोड़ा यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन अगर लेते हैं क्या क्या यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, रिच इन फ्लोरा एंड फोना, रिच इन फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट, यहां पर आप देख पाएंगे कि हमारे इंडिया में ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स ट्रॉपिकल एरिया है। ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, यहां आप देख पा रहे हैं कि ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स मिलते हैं। ट्री टू ट्री चलने वाले एनिमल ट्री ड्वेलिंग एनिमल कहलाते हैं, जो एक ट्री से दूसरे ट्री पर मूवमेंट करते हैं। मंकीज, बैट्स होते तो और जगह पर भी है, लेकिन यहां पर ज्यादा है, इसलिए यहां पर मैंने इनको स्पेशली लिख दिया है। अगर कभी वेटेज देना पड़े कि ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स कहां पर है, तो आपका सबसे ज्यादा वेटेज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही जाएगा। बच्चों यहां पर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और जैसे ऊपर जाएंगे तो यहां दूसरा बायोम आपके पास आ रहा है, और वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस के अंदर यहां साल और टीक वेजिटेशन, यहां होने वाली बरसात 90, और यहां पर उसकी अगर मैं आपसे बात करूं, यहां स्प्रिंग लीफ फॉल होता है और आने वाला कलर येलो हो जाता है। थोड़ा और ऊपर की तरफ चलते हैं, और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहा है। यहां मिलने वाली वेजिटेशन ओक, यहां होने वाली बरसात 100 से 250 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है 100 to 250 तो रेनफॉल में चेंज आ गया, क्योंकि टोपोग्राफी इफेक्ट कर रही है। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहाड़ आ गए, बादल टकरा के ज्यादा बरस गए, इस रेनफॉल में वेरिएशन आ रहा है। वैसे तो हमने कह दिया था कि एवरेज कमी आएगी बेटा, कहीं वेरिएशन आ सकता है, और जो वेरिएशन आ रहा है वो टोपोग्राफी की वजह से यहां पर आ रहा है। थोड़ा और ऊपर चलें, लेकिन उसके पहले यहां का डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूं, ये भी एक तरह के ब्रॉड लीव फॉरेस्ट ही हुआ करते हैं, और यहां ऑटम लीफ फॉल होता है। आने वाला कलर रेड ऑरेंज, ये स्पेशलिटी मैंने पहले भी आपको बताई थी, और ये ऑटम कलरेशन के नाम से पुकारा जाता है। और यहां पर होने वाली बरसात 50 to 170 सेंटीमीटर, और यहां मिलने वाला स्पेशल सबसे बड़ी बात, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एक बात ऑब्जर्व कीजिए आप डायग्राम के अंदर, डायग्राम के अंदर आप बच्चे देख पाएंगे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट दो है हमारे पास, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दोनों को मैंने ग्रीन कलर से ही लिखा है, तो ये वाले तो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और ये यहां पर आ गए टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट एवरग्रीन को आपने टैगा के नाम से भी पुकारा है। बच्चों टैगा का मीनिंग है लास्ट ट्री। ये जो 60 डिग्री वाली लाइन है, इसको ट्री या टिम्बर लाइन के नाम से पुकारते हैं। टिम्बर लाइन का मतलब है कि इसके ऊपर अब ट्री नहीं मिलेगा, ये लास्ट ट्री यहां पर आ चुका है। और अब इनको आप निडल लीफ फॉरेस्ट के नाम से भी पुकारोगे बेटा, क्योंकि इनके पास में जीरोफिटिक कैरेक्टर होते हैं। हाइट पे आ गए तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने लगेगा, और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है तो उसे रोकने का एडाप्टेशन निडल लाइक लीफ का होना, मतलब कि जीरोफिटिक कैरेक्टर का होना। इनका हमारे इंडिया में मिलना स्पेशली हिमालय रीजन में हुआ करता है। तो ये कॉनिफेरस के लिए आपको कहना है।
बच्चों यहां पर अब आगे बढ़ेंगे तो यहां आर्कटिक टुंड्रा आ रहा है और आर्कटिक टुंड्रा में मिलने वाली वेजिटेशन के अंदर लाइकेन और मॉस और यहां होने वाली बरसात 25 सेंटीमीटर हो रही है। आप यहां देख पाएंगे कि यहां पर ट्रीलेस बायोम आपको देखने को मिलेगा। ट्रीलेस बायोम, ये कलर आपको विजिबल नहीं हो पाएगा था किस तरह से रिलेटेड है, और हमने कहा था कि जैसे जैसे एरिया साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक लिमिट तक ऐसा होता है क्योंकि वही स्पीसीज बार बार वापस रिपीट होने लग जाती है जो पहले वाले एरिया में आई है। आज इसी बात को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे और ये ग्राफ प्लॉट किया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ग्राफ बनाया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के लिए आपके सामने, जो कि एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच प्लॉट किया गया ग्राफ है। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक ऐसा हो रहा है, बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा। जिस इक्वेशन से आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है वो है S = C as Z। S = C as Z, ये ग्राफ हमने इससे प्लॉट किया है। और अब यहां पर इसी ग्राफ को अगर आप लॉग स्केल पर लेकर दोबारा प्लॉट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि लॉग स्केल पर यहां पर log S = log C + Z log A ये यहां पर आ रहा है, और यहां एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। यहां आप देख सकते हैं कि जो log S यहां पर जो है वो स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर C y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर Z स्लॉप जिसे कि हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट के नाम से भी पुकारते हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं, यहां पर A एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी बातें आपके सामने, और आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमको यहां पर मिल रही है, स्पीसीज रिचनेस, वाई इंटरसेप्ट, स्लॉप, रिग्रेशन कॉफिशिएंट और A एरिया। लेकिन अब हमारे मन में क्वेश्चन आ गया कि चलिए हमें तो ये बात ऊपर वाले ग्राफ से ही समझ में आ गई थी कि हाँ एक लिमिट तक डाइवर्सिटी बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाता है, तो फिर इसको हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मतलब कि इसको हमने कैलकुलेट करके लॉग स्केल पर क्यों प्लॉट किया है और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है। अगर ये बात आपके मन में आती है तो आप सीधा कह दीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हमें एक से ज्यादा एरिया के बीच कंपैरिजन आसान हो जाता है। जब हम एक से ज्यादा एरिया के बीच कंपैरिजन करते हैं तो ग्राफ देखकर ही समझ जाएंगे कि कहाँ की डाइवर्सिटी ज्यादा और कहाँ की डाइवर्सिटी कम है। यहाँ याद रखें Z वैल्यू अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है और Z वैल्यू बदलने से डाइवर्सिटी पर सीधा रिलेशन पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस एरिया की डाइवर्सिटी कम है उस एरिया का Z वैल्यू मतलब कि स्लोप कम आएगा, और स्लोप अगर कम आ रहा है तो वहां पर इस तरह का ग्राफ प्लॉट हो रहा है। लेकिन जहां डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पर Z वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां Z वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर स्लोप बढ़ जाएगा। फिर और ज्यादा डाइवर्सिटी है तो वहां पर Z वैल्यू और ज्यादा आ रहा है और स्लोप और बढ़ रहा है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ अगर मैं B के कंपैरिजन में C को देखता हूं तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ का Z वैल्यू ज्यादा है, और यहाँ B के कंपैरिजन में A को देखूं तो इसका Z वैल्यू मतलब कि स्लोप कम है, और जहां ज्यादा Z वैल्यू है वहां का स्लोप ज्यादा है, और जहां पर स्लोप ज्यादा आता है उन कर्व को आप मोर स्टीपर कर्व के नाम से पुकारते हैं। ये स्टीपर कर्व होते हैं, और जहां पर Z वैल्यू कम वहां का स्लोप कम, ऐसे कर्व लेस स्टीपर कहलाते हैं। स्टीपर कर्व, लेस स्टीपर। स्टीपर से मतलब समझ में आना चाहिए, अरे जैसे जैसे एरिया की Z वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, और कर्व का स्लोप अगर बढ़ रहा है तो वो ज्यादा स्टीप होता हुआ जा रहा है। वैसे अगर सच में कहूं तो रिलेशन इस तरह से एस्टैब्लिश होगा कि जहां डाइवर्सिटी ज्यादा वहां Z वैल्यू ज्यादा, वहां स्लोप ज्यादा, वहां के कर्व ज्यादा स्टीपर होंगे। जहां डाइवर्सिटी कम वहां पर Z वैल्यू कम, स्लोप कम, वहां के कर्व कम स्टीपर आएंगे। तो आप A B C तीनों एरिया को कंपेयर करके देख सकते हो कि यहां तीनों एरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पर है, तो आपका आंसर C होगा। सबसे कम डाइवर्सिटी कहां पर है तो A होगा। ये आप देख सकते हैं कि स्पीसीज रिचनेस पर किस तरह से फर्क पड़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये एरिया यहां पर है और कोई भी एक एरिया यहां पर मार्क कर दिया जो तीनों में कॉमन रहेगा एरिया। हो सकता है कि ये 5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जो यहाँ भी उतना ही है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यही 5 किलोमीटर स्क्वायर अगर हम देखें तो ए ग्राफ में डाइवर्सिटी कितनी, बी ग्राफ में कितनी और सी ग्राफ में कितनी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एरिया उतना ही है लेकिन ए की रिचनेस सबसे कम है, तभी तो ये लेस स्टीपर है। फिर उससे ज्यादा बी, फिर सबसे ज्यादा सी का यहाँ पर रिचनेस आ रहा है, जिसका मतलब इसका कर्व सबसे ज्यादा स्टीपर आ रहा है, मोर स्टीपर कर्व हो रहा है। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टीपर कर्व का मतलब क्या होता है, तो आप उन्हें समझा दें, इस बारे में आप समझा दें कि हाँ स्टीपर कर्व का मतलब है ज्यादा स्लोप का होना, और ज्यादा स्लोप होने का मतलब है डाइवर्सिटी ज्यादा होना। अगर सीधी बात है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के कर्व बनाए जाएंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कर्व ज्यादा स्टीपर होगा टेम्परेट डेसिडुअस से। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि स्टीपर कर्व का क्या मतलब होगा। हमने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के प्रैक्टिकल को फॉलो किया है, हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल उन्होंने किए हैं। तो जो प्रैक्टिकल उन्होंने किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा। जैसे स्मॉल एरिया जो कि ब्रिटेन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के एरिया को उन्होंने स्टडी किया, तो बराबर के एरिया जो छोटे छोटे एरिया था उनका Z वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में आता है। जब हम बड़े एरिया में जाते हैं, एंटायर कॉन्टिनेंट को देखते हैं, तो Z वैल्यू बढ़ जाता है, 0.6 से 1.2 के बीच में आ रहा है। ये Z वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, क्योंकि Z वैल्यू जब हम यहाँ याद रखेंगे, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा कर रहे हैं। जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने हमसे कहा हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की Z वैल्यू 1.15 तक आ रही है, और यहाँ ये ट्रॉपिकल एरिया में फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल के लिए ऐसा हो रहा है। हम अगर तीनों एरिया में देखें तो लार्ज एरिया का Z वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये सुनकर मन में कंफ्यूजन आया कि Z वैल्यू तो ट्रॉपिकल एरिया का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर लार्ज का क्यों ज्यादा। अरे आप इसको थोड़ा सोच ऐसे बदल के देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम इस तरह से बोलेंगे कि यहाँ 2 ही टेक्सा का इतना Z, फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल, ट्रॉपिकल एरिया में 2 ही टेक्सा का इतना Z, अगर सारे टेक्सा एक साथ ले लिए तो Z वैल्यू कितनी होगी।
तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो हमें ट्रॉपिकल एरिया में जेड वैल्यू सबसे ज़्यादा ही दिखेगी, लेकिन फिलहाल जो मैथमेटिकल नंबर हमारे सामने लिखे हैं उसके हिसाब से तो लार्ज एरिया का जेड वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको वैसे तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से आपको इक्वेशन पूछी जा सकती है, यहाँ से आपको स्टीपर कर्व का मतलब पूछा जा सकता है, यहाँ से आपको जेड वैल्यू पूछी जा सकती है, ये आपको याद रखना